नमस्ते, शुभ दोपहर और आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है। मनोवैज्ञानिक देश। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम अपने मनोविज्ञान को और गहरा कर सकें। इस सम्मेलन पर चिंतन करने से हमें अपने आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इससे हमें ये देखने में मदद मिलती है कि हमारा मनोविज्ञान कैसे काम करता है और इसके भीतर कौन से तत्व हैं और वे इसके भीतर कैसे चलते हैं। हम ये भी समझेंगे कि हमें खुद को अच्छा क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, और जैसे ही हम समझेंगे कि हमारे विकृत तत्व कैसे प्रकट होते हैं और सद्गुण के रूप में प्रच्छन्न होते हैं, हमें इसका एहसास हो जाएगा। हमें जानना चाहिए कि जिस तरह बाहरी देश जिसमें हम रहते हैं उसका अस्तित्व हमारी अंतरंगता में भी है, हमारे भीतर भी मनोवैज्ञानिक देश मौजूद है। जैसा बाहर वैसा अंदर। लोग उस शहर या क्षेत्र से कभी अनजान नहीं होते हैं जहां वे रहते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि वे मनोवैज्ञानिक स्थान को नहीं जानते हैं जहां वे स्थित हैं। किसी निश्चित समय पर लोगों को पता होता है कि वे किस पड़ोस में हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर लोगों को किसी भी क्षण अपने मनोवैज्ञानिक देश में उस स्थान पर जहां वे स्थित हैं दूर दूर तक संदेह नहीं होता है। जिस प्रकार भौतिक संसार में सभ्य और सुसंस्कृत लोगों की बस्तियां हैं, उसी प्रकार यह हम में से प्रत्येक के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत ही खूबसूरत कॉलोनियां मौजूद हैं। और जिस तरह भौतिक दुनिया में हमलावरों से भरी बेहद खतरनाक गलियों वाली कॉलोनियां या पड़ोस हैं, उसी तरह हमारे आंतरिक भाग के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी यही होता है। हमारे साथ आने वाले लोग किस प्रकार के हैं? यदि हमारे मित्र नशे में हैं तो हमारा अंत कैंटीन में होगा, और यदि वे खोपड़ियां हैं तो निस्संदेह हमारा भाग्य वेश्यालय में होगा। हमारे मनोवैज्ञानिक देश में सबके अपने अपने मित्र हैं, अपने अपने दोष हैं। ये उन्हें उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुसार वहां ले जाएंगे जहां उन्हें जाना चाहिए। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि भौतिक देश में ऐसे कानून हैं जो हमें नियंत्रित करते हैं, इसलिए हम प्रतिबंधों से बचने के लिए उन कानूनों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमारे मनोवैज्ञानिक देश में हमारे पास वे सीमाएं नहीं हैं, इसलिए कल्पना के माध्यम से, जो एक मौलिक भूमिका निभाता है, हम जो चाहे कर सकते हैं और अपने मनोवैज्ञानिक देश में जहां चाहे वहां जा सकते हैं। इससे भी अधिक, हम वहां हर तरह की हरकतें कर सकते हैं और कोई भी अपराध कर सकते हैं। इसीलिए यदि हम वास्तव में अपने आंतरिक कार्य में पालौकिक परिवर्तन और प्रगति करना चाहते हैं तो अपने मनोविज्ञान को समझने के लिए इस विषय के बारे में जानना आवश्यक है। एक गुणी और सम्माननीय महिला, शानदार पत्नी, अनुकरणीय आचरण वाली, भौतिक दुनिया में एक सुंदर हवेली में रहने वाली, अपनी वासनापूर्ण आय के कारण अपने मनोवैज्ञानिक देश के भीतर वेश्यावृत्ति के अड्डों में स्थित हो सकती है। एक सम्मानित सज्जन, बेदाग ईमानदारी का एक शानदार नागरिक अपने भयानक साथियों, डकैती के कारण जो अचेतन में बहुत डूबे हुए हैं, खुद को अपने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के भीतर चोरों की मांद में स्थित पा सकता है। एक नीला भिक्षु जो किसी मठ में अपने कक्ष के अंदर सादगी से रह रहा था, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को हत्यारों, बंदूकधारियों, लुटेरों, नशेड़ियों की एक कॉलोनी में पा सकता था, ठीक अपने अचेतन स्वभाव के कारण या अचेतन उनके मानस के सबसे कठिन अंतरालों में गहरे डूबे हुए। कुछ के लिए हमें बताया गया है कि बुरे में बहुत गुण होते हैं और अच्छे में बहुत बुराई होती है। अनेक विहित संत अभी भी डकैती के मनोवैज्ञानिक अड्डों या वेश्यावृत्ति के घरों में रहते हैं। यद्यपि यह अविश्वसनीय लग सकता है, अपराध प्रार्थना की धूप के बीच भी छिपा है, अपराध कविता की ताल के बीच भी छिपा है, अपराध पवित्रता और उत्कृष्ट शब्द के अंगरखा पहने सबसे दिव्य अभयारण्यों के पवित्र गुंबद के नीचे छिपा है। अधिकांश पूजनीय संतों के पास वेश्यालय, डकैती, हत्या आदि का आय होता है। अमानवीय साथी अचेतन की गहराइयों में छिपे हुए हैं और यह जानना आवश्यक है कि वे कैसे काम करते हैं, वे कैसे प्रकट होते हैं और कैसे पोषण करते हैं। जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं वह पाया जाता है और हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है, अच्छा या बुरा। और हर बार जब हम कल्पना कर रहे हैं या अपने दिमाग में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे जो आंतरिक साथी हैं वे कार्य कर रहे हैं और हमारी ऊर्जा से पोषित हो रहे हैं।
यह उन लोगों के लिए विश्वास करना कठिन और कठिन है जो खुद को गुणी मानते हैं। ये लोग स्वयं पर काम करने के प्रति सबसे अधिक अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि वे उन तत्वों को स्वीकार नहीं करते हैं जो उनके मनोविज्ञान में मौजूद हैं और जो सद्गुण के रूप में प्रच्छन्न हैं। आइए उस माँ के मामले को देखें जिसका बेटा बुरी संगत में है। यह माँ पीड़ित है क्योंकि वो चिंतित है कि उसका बेटा किसके साथ है, वो इस समय क्या कर रहा है, और वह यांत्रिक कल्पना की एक प्रक्रिया शुरू करती है जिसमें वो कल्पना करती है कि उसका बेटा चोरी कर रहा है, नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, हत्या कर रहा है, या शायद उसकी हत्या कर दी जा रही है। उसे लगता है कि उसकी चिंता अच्छी है और एक माँ के रूप में यह उसका कर्तव्य है। वो नहीं जानती कि उन मानसिक दृश्यों में भाग लेने वाले सभी कलाकार उसके स्वयं के अपराधी दोष हैं, जो उस माँ की यांत्रिक कल्पना के माध्यम से खुद को पोषित करने और प्रकट करने का रास्ता ढूंढते हैं। दूसरों की आलोचना की स्थिति से भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। हम एक युवा महिला की उन सभी पुरुषों के लिए आलोचना करते हैं जो उसके घर आते हैं, और हम उनके आने के कारणों और वे वहाँ क्या करेंगे इसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं, बेशक बहुत अवमानना के साथ। हालांकि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी अपनी वेश्या के दोषों को वहाँ पोषित किया जा रहा है। हम बस में चढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, हम उस गाने से जुड़ जाते हैं और हम उसे गाना शुरू कर देते हैं, या हमें वो गाना उसकी स्पष्ट सामग्री के कारण पसंद नहीं आता है, हम भी उससे जुड़ जाते हैं और हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। भले ही यह क्रोध या अप्रसन्नता उत्पन्न करता हो, जब हम गीत के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं तो हमारे स्वयं को प्रक्षेपित किया जाता है और उस कल्पना के माध्यम से हम उन्हें पोषित करते हैं। जब हम टेलीविजन देखते हैं, चाहे हम कुछ भी देखें, अपने मनोविज्ञान में हम उन तत्वों को पोषित कर रहे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। जब हम वीडियो गेम खेलते हैं, उदाहरण के लिए युद्ध गेम, तो यही हम अपने विकृत जानलेवा दोष को बढ़ावा देते हैं। हम समाचार सुनते हैं या कोई हमें डकैती के बारे में बताता है और हम उस घटना में जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना करने लगते हैं। वहाँ हम अपने ही चोर को खाना खिला रहे हैं। वो सब कुछ जिसकी हम कल्पना करने में सक्षम हैं वो हमारे अपने मनोविज्ञान में मौजूद है। और यद्यपि कई बार अपने व्यक्तित्व के कारण हम खुद को दूसरे ध्रुव, अच्छे ध्रुव पर पाते हैं, उदाहरण के लिए हम आलोचना और निर्णय जैसे कार्यों के माध्यम से उन तत्वों को खिलाने की गलती करते हैं। उस वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत कठिन है, विशेषकर हम में से उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि हम पवित्र और सदाचारी हैं। यही मुख्य कारण है कि जो लोग सोचते हैं कि वे अच्छे हैं, वे सच्चे आंतरिक परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ते हैं। वे अपने मनोविज्ञान की वास्तविक विकृति का सामना करने से डरते हैं और उनका मानना है कि वे अच्छे हैं क्योंकि वे भौतिक दुनिया में उन कार्यों को नहीं करते हैं। हर बार जब हमें हमारे मैं द्वारा यहाँ और अभी से बाहर ले जाया जाता है, तो हम खुद को हमारे मनोवैज्ञानिक देश के इन विभिन्न हिस्सों में ले जाने देते हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा भौतिक देश और हमारा आंतरिक देश दोनों समय और स्थान में समान हो, और हम इसे वर्तमान में, यहीं और अभी में रहकर, एकाग्र होकर और निरंतर आत्म अवलोकन में रहकर उस अहंकार या विवरण की खोज करके प्राप्त करते हैं जो हमें क्षण से बाहर ले जाना और उन्हें खत्म करना चाहता है। और वर्तमान क्षण में वापस आ जाओ। कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं और आत्मनिरीक्षण और एकाग्रता की कमी के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से हम दूसरी जगह कुछ और कर रहे होते हैं, अभी हम यहाँ नहीं होते हैं। यदि उदाहरण के लिए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जो कल काम पर हुई थी, भले ही हम शारीरिक रूप से घर पर हों, मनोवैज्ञानिक रूप से हम अपने कार्यस्थल पर और पिछले क्षण में स्थित हैं। विभिन्न धर्मों में मृत्यु के बाद के जीवन और उसके बाद के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निस्संदेह मृत्यु के बाद हर कोई हमेशा की तरह उसी मनोवैज्ञानिक कॉलोनी में रहता है। चोरों के अड्डे में चोर बना रहेगा, वेश्यालयों में कामी, क्रोधी विकार और क्रोध की खतरनाक गलियों में रहते रहेंगे। हम लिम्बो में जा सकते हैं, जहां मरने वाले लोग जाते हैं, और हम लोगों को गुफाओं में देखेंगे, हालांकि उनका मानना है कि वे जीवित हैं और वही कर रहे हैं जो वे जीवन में करते थे। हालांकि वे अपने स्वयं के मनोविज्ञान में शामिल हैं, या तो वे दूसरे अस्तित्व में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या उन्होंने क्षय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम विकास,
पतन और क्रांति नामक सम्मेलन 8 में देख पाए कि कैसे मनुष्य के रूप में हमारे 108 अस्तित्व के अंत में हमने खुद पर काम न करके पतन की प्रक्रिया शुरू की। आइए याद रखें कि शारीरिक रूप से हम प्रकृति के विभिन्न पतनशील साम्राज्यों से गुजरते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति अपने मनोविज्ञान के अनुसार अपने दोषों को खत्म करने की प्रक्रिया में खुद को अपने मनोवैज्ञानिक देश में रहता हुआ पाता है। सार स्वयं बहुत सुंदर है। यह ऊपर से सितारों से आया है और दुर्भाग्य से यह इन सभी दोषों के अंदर है जो हम अपने अंदर रखते हैं। विरोध द्वारा सार पथ को पुनः प्राप्त कर सकता है, मूल प्रारंभिक बिंदु पर लौट सकता है, सितारों पर लौट सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे अपने बुरे साथियों से खुद को मुक्त करना होगा जिन्होंने उसे विनाश के उपनगरों में फंसा दिया है। चुंबकीय केंद्र, जिसे हमने अपने झूठे व्यक्तित्व में असामान्य रूप से स्थापित किया है, को सार में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मनुष्य व्यक्तित्व से सितारों तक अपनी यात्रा शुरू करने में सक्षम होगा, प्रगतिशील उपदेशात्मक तरीके से ग्रेड दर ग्रेड अपने आंतरिक अस्तित्व के पर्वत पर चढ़ते हुए। जब तक हमारे मायावी व्यक्तित्व में स्थापित चुंबकीय केंद्र कायम रहेगा, तब तक हम सबसे घृणित मनोवैज्ञानिक गुफाओं में रहेंगे। हालांकि व्यवहारिक जीवन में हम शानदार नागरिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना चुंबकीय केंद्र होता है जो उसकी विशेषता बताता है। व्यापारी के पास वाणिज्य का चुंबकीय केंद्र होता है और इस कारण से वह बाजारों में विकसित होता है और उससे संबंधित चीजों को आकर्षित करता है। खरीदार और व्यापारी। वैज्ञानिक के पास एक चुंबकीय केंद्र है और इस कारण से यह विज्ञान में सब कुछ आकर्षित करता है, किताबें, प्रयोगशालाएं आदि। गूढ़ व्यक्ति के भीतर गूढ़ विद्या का चुंबकीय केंद्र होता है और चूंकि इस प्रकार का केंद्र व्यक्तित्व के प्रश्नों से भिन्न हो जाता है, निस्संदेह स्थानांतरण इसी कारण के आसपास होता है। जब चुंबकीय केंद्र चेतना में यानी सार में स्थापित हो जाता है, तो संपूर्ण मनुष्य की सितारों की ओर वापसी शुरू हो जाती है। तो हम अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को, जो हमारे व्यक्तित्व में केंद्रित है, चेतना की ओर कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन किन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा काम, हमारा परिवार, हमारा खाली समय, और यह महसूस करना चाहिए कि वे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और हम उन्हें कितना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं। फिर धीरे धीरे हम व्यक्तित्व की चीजों से समय निकालकर चेतना की चीजों को देना शुरू कर देंगे, जब तक कि हम उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते जहां व्यक्तित्व के पास केवल उन चीजों के लिए समय होगा जो सख्ती से आवश्यक हैं और हम अपना अधिकांश समय समर्पित करते हैं चेतना की चीजों के लिए। इसलिए हम उन चीजों को बदल देंगे जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जैसे कि वो समय जो हम अवकाश के लिए समर्पित करते हैं। हम इसे उन प्रथाओं से बदल सकते हैं जो हमारी चेतना को विकसित करने में मदद करती हैं, जैसे कि चिंतनशील ध्यान या मानवता के लिए बलिदान करना। हम समय निकाल सकते हैं अपनी नींद के घंटों से और इसे सूक्ष्म प्रकटीकरण या यौन संचारण के अभ्यास के लिए समर्पित करें। यहाँ उदाहरण के लिए हम उन प्रथाओं की एक सूची देखते हैं जो हमारी चेतना को जागृत करने में हमारी सहायता करती हैं, जिनके साथ हम धीरे धीरे उन प्रथाओं को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को पोषित करती हैं। खैर, यह आज का सम्मेलन है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणी है, तो उन्हें टिप्पणी अनुभाग में छोड़ने में संकोच न करें और हम उनका उत्तर देंगे। हम आपको एकाग्रता और विश्राम नामक अगले सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं। हम उस सबसे बड़ी शक्ति को विकसित करना सीखेंगे जिसकी हम आकांक्षा कर सकते हैं, जो कि एकाग्रता है, जो हमें सफल होने और हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी तरह से करने की अनुमति देती है। और विश्राम की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जो चेतना की स्वाभाविक अवस्था है। अगली बार तक